वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच कर्नाटक की युद्ध हुए, इनको देखेंगे। तो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, तीनों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 48 तक हुई, 2 साल ये चली। अब ये क्या है, जो कर्नाटक के युद्ध हैं ये 2-2, 3-3 साल चले। अब इनके बीच में भी कई सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई, छोटे छोटे युद्ध हुए और इनके ऊपर जो प्रभाव है वो विदेशों में चलने वाले युद्ध या फिर कहें जो कुछ भी चल रहा था विदेशों में, जिनका हम उपनिवेश थे, जैसे कि ब्रिटिश सेना, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो उसका प्रभाव भी पड़ा था भारत में, कहीं ना कहीं पड़ा था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आपको डेट याद रखनी है, 1746 से 48 तक कर्नाटक का पहला युद्ध चला, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर चली। अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पहले कर्नाटक युद्ध का कॉज क्या था, कारण क्या था। तो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का होना। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसका प्रभाव पड़ा था। मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, उसका प्रभाव पड़ गया भारत में और कर्नाटक का पहला युद्ध हो गया। ठीक है, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रांच वॉर। एक्सटेंशन था जो एंग्लो और फ्रांच के बीच में वॉर चल रही थी उसी का, इन यूरोप में, विच वॉज कॉज बाय द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो इनके उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। तत्कालिक कारण अगर देखें तो क्या था, अंग्रेजी, मतलब जैसे कोई चीज़ आपका कोई चल रहा है, कोई तो टेंशन चल रही है मान लो, और वो चल रही है धीरे धीरे, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा आग पकड़ाने के लिए कोई तो चिंगारी चाहिए, तो वो हो जाता है तत्कालिक कारण। मतलब उस समय ऐसा क्या हुआ कि उसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया, उसकी आग यहाँ पर धधक गई। वो कारण ये था कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को फ्रांस को उत्तेजित करने के लिए कब्जे में ले लिया, मतलब भारत में, और फ्रांस ने बदले में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये इसका तत्कालिक कारण था। मतलब द इंग्लिश नेवी, जो इंग्लिश नेवी थी अंडर वर्नेट सीज सम फ्रांच शिप्स, उन्होंने की जो फ्रेंच शिप्स थे उनको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने क्या किया, फिर मद्रास पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने उसके बदले में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भगाना ही चाह रहे थे भारत से, तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इसके बाद पहला जो कर्नाटक का युद्ध है, इसमें सेंट थॉमस मतलब मद्रास में की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की ताकतों के बीच में लड़ा गया था। एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने अडियान नदी के तट पर सेंट थॉम में महफूज खान के नेतृत्व में भारतीय सेना को पराजित किया था। तो ये यहाँ पर 1740 से 48 तक की बात हो गई। कर्नाटक के युद्ध का परिणाम क्या रहा, जो हमारा पहला कर्नाटिक वॉर थी, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हो चुका था, जब एक्स ला सापेल की संधि हुई। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रिटी कौन सी हुई थी, तो ट्रिटी हुई थी एक्स ला सापेल की, ये साइन की गई थी। ठीक है, ये संधि जो है साइन की गई थी। ऑस्ट्रिया युद्ध को एक निष्कर्ष तक पहुँचाया गया था। इस संधि के अनुसार मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया गया और बदले में फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, तो संधि में ये सारी चीज़ें हुई, याद रखते हैं। 1748 में समाप्त हुआ, 1748 में ट्रिटी हुई, एला सापिल की ट्रिटी साइन हो गई थी यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ, ट्रिटी में क्या हुआ, जो फ्रांस है उन्हें उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में उनकी टेरिटरीज दे दी गई। और यहाँ पर क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों को मद्रास दे दिया गया, जो मतलब अंग्रेजी सेना थी उनके पास में मद्रास चला गया। ये इसका परिणाम रहा, इसका रिजल्ट रहा। इसके बाद सेकेंड वॉर हुई कर्नाटक की 1749 में और ये 54 तक चली, 54 तक चली। 1749 से 1754 तक ये चली थी। इसमें क्या था, अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करके दक्षिणी भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, अब इसका तात्कालिक कारण क्या था, हैदराबाद के निजाम असफ जहां की मृत्यु के तुरंत बाद पुत्र नासिर जंग ने सिंहासन संभाला, परंतु उसका भतीजा जो था
मुजफ्फर जंग, इन्होंने नासिर जंग का विरोध किया। कर्नाटक में नवाब के रूप में अनवर उद्दीन खान की नियुक्ति का विरोध चंदा साहिब द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर गद्दी की लड़ाई हो रही थी और उसी का फायदा मिल गया इन लोगों को और हो गया आग भड़क गई और कुल मिलाकर युद्ध हो गया। तो सेकेंड वॉर हुई। फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया, अब इसमें क्या हो जाता कि फ्रांस भी शासन कर रहे हैं, अंग्रेजी सेना भी कर रही है, भारत में ही दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो एक के ऊपर हाथ रख देंगे फ्रांसीसी सेना, एक के ऊपर हाथ रख देंगे अंग्रेज, तो फिर दोनों के बीच में मतलब ये लोग ज़्यादा भड़का देंगे और फिर इनके बीच में युद्ध हो जाएगा। तो फ्रांसीसी ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दक्कन और कर्नाटक में होने वाले दावों का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजी ने नासिर जंग और अनवर उद्दीन का पक्ष लिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में 1749 में अबुर की लड़ाई मतलब बेल्लोर के पास में अनवर उद्दीन को हराया और मार दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ, ये युद्ध फिर यहाँ पर चलने लगा, ये तात्कालिक कारण था। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने 1749 में अबुर की लड़ाई में एक बेल्लोर के पास लड़ाई हुई जहाँ पर अनवर उद्दीन को हरा दिया और मार डाला। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अनवर उद्दीन को मार डाला जो कि अंग्रेजी सेना के पक्षधर थे, मतलब जो अंग्रेजी सेना जिनका पक्ष लड़ रही थी। तो फिर ये युद्ध इन लोगों के बीच में शुरू हो गया। अब आगे क्या हुआ, नासिर जंग की एक कुलीन हत्या कर दी गई। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम बन गए और चंदा साहब अरकाट के नवाब बन गए। डुप्ले की सख्ती चरम पर थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब इन्होंने अनवर की हत्या कर दी तो फ्रांसीसी सेना जीत गई कुल मिलाकर। अब इन्होंने जिसको बनाया वो बन गया वहाँ का शासक। तो फ्रांसीसी सेना का जो गवर्नर था डुप्ले, अब इसकी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। इसकी शक्ति चल रही थी चरम पर। तो पावर ऑफ डुप्लेक्स वॉज जिनिथ, मतलब चरम सीमा पर चल रही थी, इनकी शक्ति बहुत आगे बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, 1951 में 1951 में केवल 210 सदस्यों के एक बल के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने हमला किया और आरकोट पर कब्जा कर लिया। आरकोट जिस पर शासन कौन कर रहा था, चंदा साहब। फ्रेंच इसमें पराजित हो गए। अब जब क्लाइव किसका शासक था, रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब हमला किया तो यहाँ पर फ्रेंच शासक वो पराजित हो गए। परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी अधिकारियों ने उस भारी वित्तीय हानि को उससे नाराज होकर 1754 में डुप्ले को वापस बुलाने का फैसला किया। फिर डुप्ले वापस चले गए फ्रांस में। अब यहाँ पर दूसरा जब युद्ध हुआ तो युद्ध की शांति के लिए फिर संधि भी होती है। ठीक है, एक ट्रीटी साइन होती है। तो दूसरे युद्ध में याद रखना है पांडिचेरी की संधि हुई। ठीक है, पांडिचेरी की संधि यहाँ पर की गई। पांडिचेरी की ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी जिसको कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, देसी राजाओं के झगड़ों में अंग्रेज और फ्रांस के लोग हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए और इस संधि के समय प्रत्येक पक्ष को उन क्षेत्रों पर अधिकार दिया गया जो वास्तव में उस समय उनके कब्जे में थे। मतलब पांडिचेरी जिनके हाथ में था उनके पास रहने दिया, अंग्रेजी सेना के हाथ में जो क्षेत्र थे उनके पास रहने दिए। और फिर यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि जो देसी राजाओं के झगड़े हैं उसमें अंग्रेजी जो बाहर से व्यापार करने आए, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसिस हो, चाहे पुर्तगाली हो, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चूंकि संधि इन लोगों के बीच में हो रही थी इसलिए अंग्रेजी सेना और फ्रांस सेना के बीच में बात हो गई। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी क्या है, द इंग्लिश एंड फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वेरल्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस एंड जो ईच पार्टीज वाज लेफ्ट इन पोजीशंस। मतलब जो भी आपके जो देसी हैं, जो आपके उस देश के राजा हैं, राजा महाराजा जो भी हैं, उनके जो झगड़े हैं उनमें ये लोग नहीं पड़ेंगे, ये इन्होंने डिसाइड किया मिलकर। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। इसके बाद हुआ फिर ये लोग माने तो है नहीं, फिर 1758 में फिर से युद्ध हो गया। तो इसको कहते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर। यहाँ पर हुई 1758 से 63 तक चली। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यूरोप में जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध चल रहा था 1756 से 63 तक। ये छिड़ गया जिससे ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से विपरीत दिशा में हो गए, फिर से आमने सामने खड़े हो गए। अब इसका तत्कालिक कारण क्या था, जो इमीडिएट कॉज इसका बना वो क्या बना, 1758 में मतलब 1758 में काउंट डी लाली ने, ये यहाँ के फ्रांसीसी नेतृत्व करता थे, मतलब फ्रांसीसी सेना का गवर्नर था। तो नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने 1758 में सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया तो अंग्रेजी सेना गुस्सा हो गई। तो यहाँ पर सामने आती है बॉन्डीवॉस की लड़ाई। 1758 में इन्होंने कब्जा कर लिया तो यहाँ पर बॉन्डीवॉस की लड़ाई छिड़ गई फिर अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच। अब बॉन्डीवॉस की लड़ाई में ये बहुत बुरा हार गए, मतलब फ्रांसीसी बहुत बुरा हारे। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों के जनरल आर्डरे कोटे ने काउट
थॉमस आर्थर डी लैली के नेतृत्व में की फ्रांसीसी सेना को हराया। तो ये थे आडूरे कोटे अंग्रेजों के साइड से। इन्होंने डी लैली जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था उसको बहुत बुरी तरह से हरा दिया। यहाँ पर हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस मतलब पीस ऑफ पेरिस। पेरिस की शांति संधि समझौता हुआ 1763 में, 1763 में। ठीक है, यहाँ पर एक संधि हुई, पेरिस की संधि। अब तीनों संधियां याद रखनी है, पहले में एला सापल, दूसरे में पांडिचेरी और तीसरे में पेरिस की संधि। ठीक है, याद रहेंगी तीनों। अब यहाँ पेरिस की संधि में क्या क्या समझौते हुए? फ्रांसीसियों को अपनी फैक्ट्री को बनाए रखने की अनुमति दी गई। भारत में फ्रेंच का कोई सैन्य विस्तार नहीं रहेगा। फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव भारत से गायब हो गया। तो कुल मिलाकर इनकी शक्ति ही भारत में समाप्त कर दी थी। ठीक है, क्या हुआ? फ्रेंच वर अलाउड टू रिटेन देयर फैक्ट्रीज। उनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें वो बनाए रखते हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत जो व्यापार करना है करते रहेंगे। पर नो मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस इन इंडिया, मतलब जो फ्रांसीसी सेना है वो अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन अब भारत में नहीं कर सकते। फ्रांस पॉलिटिक इन्फ्लुएंस डिस अपीयर्ड आफ्टर द वॉर, मतलब अब जो आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब राजनीतिक जो प्रभाव है वो सब भारत से गायब हो चुका था। अब बचे थे सिर्फ यहाँ पर, अब क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। अब जब फ्रांसिस भी चले गए, पुर्तगाली भी साइड हो गए थे, डच तो पहले ही चले गए थे, तो अब बचा कौन? अंग्रेज बचे। तो अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में यहाँ पर क्या हुआ? उभर कर सामने आए। अब फ्रेंच की विफलता का कारण क्या है, तो ये भी जान लेते हैं कि क्यों फ्रांसीसी सेना असफल हो गई। अपर्याप्त सैन्य और वित्तीय सहायता थी, कमजोर नौसेना थी इनकी। ब्रिटिश सेना में श्रेष्ठ कमांडर थे। फ्रांस के राजा की खराब नीतियां थी। फ्रेंच कंपनी के लिए वाणिज्यिक प्रोत्साहन की कमी थी और साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनी का अच्छा वाणिज्यिक आधार था। तो कुछ क्वालिटीज थी अंग्रेजी सेना में और कुछ जो थी जो फ्रेंच सेना है उनके पास कुछ चीज़ों की कमी थी, इसके कारण वो हार गए। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में दी गई हैं कि इनके पास सुपीरियर कमांडर्स थे ब्रिटिश कैंप के पास, इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा सा वीक था, इनकी वीक नेवी थी। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद और सारी चीज़ें क्या थी? अंग्रेज अन्य यूरोपीय शक्तियों के आगे क्यों सफल हो गए? अब अन्य यूरोपीय शक्तियाँ कौन सी? जैसे पुर्तगालीज आए, डच आए, डेनिश कंपनियां आई, ठीक है ना, तो उनके सामने क्यों अंग्रेज सफल हुए? उसका कारण था ट्रेडिंग कंपनियों की संरचना और प्रकृति, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज। नौसैनिक श्रेष्ठ था, मतलब अंग्रेजों की जो नेवी है वो कैसी थी? सुपीरियरिटी थी, नेवल सुपीरियरिटी इनके पास थी। नौसैनिक श्रेष्ठता इनकी थी, अच्छी खासी नौसेना थी इनकी। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय। औद्योगिक क्रांति चली तो भारत में देखा कच्चा माल ले गए भारत से और वहाँ पर बाहर जाकर बेचा, तो अच्छा खासा धन कमाया। जब धन कमाया, फाइनेंशियली ये अच्छे से हो गए, तो इनके पास और सारे इक्विपमेंट्स भी आ गए लड़ाई करने के लिए, हथियारों की भी इनका जो है अच्छा खासा वो हो गया। तो सैन्य कौशल और अनुशासन ये भी इनके पास था। मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन था। स्थिर सरकार थी इनकी, जो ब्रिटेन में सरकार थी वो कैसी थी? स्थिर थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी। ठीक है, इनका वहाँ पर जो था, मतलब जो जहाँ से ये आ रहे थे, ब्रिटिश से आ रहे थे, ब्रिटेन से, वहाँ पर इनका गृह देश कहें या फिर गृह प्रदेश कहें, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे कि अन्य देशों में चल। जैसे फ्रांसीसियों में गृह युद्ध चल रहा था, उनमें आपसी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही और देशों में भी चल रहा था, लेकिन इनके पास ज़्यादा नहीं था, इनकी सरकार स्थिर थी। धर्म के लिए कम उत्साह। अब इन्होंने यहाँ पर आकर सिर्फ व्यापार करना चाहा और विस्तार करना चाहा, धर्म के लिए इनका इतना उत्साह नहीं था। इन्होंने ये काम नहीं किया कि यहाँ पर आकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करें, जैसे कि पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। तो इन्होंने यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को कष्ट नहीं पहुँचाया, उनको ज़्यादा वो नहीं किया कि आप अपनी धार्मिक चीज़ों को नहीं कर सकते, मतलब धर्म परिवर्तन करने वाले काम इन्होंने ज़्यादा नहीं किए जो कि पुर्तगालियों के द्वारा किए गए थे। तो इन्होंने अपने रिलीजन को बनाए रखने का काम किया। इनके रिलीजन जो है, लेजर जील फॉर रिलीजन के प्रति इनका उत्साह कम ही था। तो ये कारण थे जिसके कारण से क्या हुआ, यूरोपीय शक्तियों के आगे ये सफल हो गए। जो अंग्रेजी सेना थी, इंग्लिश जो सेना थी, वो सफल हो गई अन्य यूरोपीय शक्तियों के सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जानी, सारे कॉजेज देखे और इसके बाद कर्नाटक के युद्ध देखे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।